सबसे पहले बात मोहब्बत के उस किस्से की जो इन दिनों जो है भारत और पाकिस्तान के लोगों की जहन में खुद छाया हुआ है। असल में अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इन दिनों काफी चर्चित हैं। वजह है हिंदुस्तानी युवक सचिन के साथ उनकी लव स्टोरी। साल 2020 में ऑनलाइन पबजी गेम खेलते खेलते उसे सचिन से प्यार हो गया। फिर प्यार को पाने के लिए वो बच्चों के साथ भारत चली आई। सीमा पाकिस्तान से शारजा, शारजा से नेपाल और नेपाल से इंडिया पहुंची हैं और अब वो भारत में ही रहना चाहती हैं। देखिए रिपोर्ट। धरती, नदियां और पवन के झोंकों को तो सरहद रोक नहीं सकती, प्रेम को भी नहीं रोक सकती। ये कहानी भारत से प्यार की सीमा पार करती है। सस्पेंस और रोमांच से भरी किसी फिल्म की तरह ही है सीमा पार पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी। सीमा हैदर ने हिंद से नाता जोड़कर भारत से लेकर पाकिस्तान तक सनसनी फैला दी है। स्थानीय मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक हर तरफ इस अजब प्रेम की गजब कहानी के चर्चे हैं। सीमा और सचिन की इस प्रेम कहानी का आगाज तो बहुत शानदार रहा, लेकिन अभी इसका अंजाम बाकी है। कहते हैं प्यार अंधा होता है। ये तो सीमा के दुस्साहसिक कदम ने साबित कर ही दिया, लेकिन इसके इस अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय कदम ने भारत से लेकर पाकिस्तान और कश्मीर से लेकर कराची तक कोहराम मचा दिया है। हालांकि अभी सचिन और सीमा ने हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं की है। सचिन के परिवार ने सीमा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब सचिन की मां का कहना है कि वो अपनी होने वाली बहू सीमा को गंगा स्नान कराकर उसका हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह कराएंगे। अगर ये सब कुछ आसानी से हो भी जाता है तो भी सचिन और सीमा के सामने अग्निपथ तो है ही। सीमा की कहानी में कितनी सच्चाई है अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। सीमा का कहना है कि उसका पति गुलाम हैदर, जो कि सऊदी अरब में रहता है, उससे उसका तलाक हो चुका है। वहीं उसके शौहर गुलाम हैदर का कहना है कि उसने अपनी बीवी को अभी तक तलाक नहीं दिया है। इतना ही नहीं, उसने बाकायदा एक वीडियो संदेश सऊदी से जारी करते हुए भारत सरकार से अपनी बीवी सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने और बच्चों को लौटाने की गुजारिश की है। दूसरी ओर सीमा किसी भी कीमत पर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि वो मर जाएगी मगर पाकिस्तान वापस कभी नहीं जाएगी। उसने अपने बच्चे देने से भी इनकार कर दिया है। वो कहती हैं बच्चे उसके बगैर नहीं रह सकते और उसका उसके पति से 2021 के बाद से कोई राब्ता नहीं। प्यार की इस कहानी की अगर फेरी टेल एंडिंग होती है तो इसका दोनों देशों की युवा पीढ़ी पर काफी गहरा असर पड़ेगा। आखिर सीमा के साहस ने पाकिस्तान में कड़ी पाबंदियों में रहने वाली लड़कियों और औरतों का हौसला तो बढ़ाया है। बहरहाल इतना तो तय है कि प्यार की इस अनोखी कहानी में आने वाले दिनों में कई और रोचक तथ्य उजागर हो सकते हैं। भारत सरकार सीमा को नागरिकता देगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल अभी भविष्य के गर्भ में ही है। सीमा लगातार ये कह रही है कि उसने हिंदू धर्म को अपना लिया है और वो सचिन से हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक शादी करना चाहती है। लेकिन हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक शादी होने में अभी बहुत सारी अड़चनें इस जोड़े को देखनी पड़ेंगी, क्योंकि सबसे पहले सीमा के खिलाफ जो जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसीज जो जांच कर रही हैं उसमें, और पुलिस की जांच में सीमा को क्लीन चिट मिलनी चाहिए। उसके बाद ही सचिन और सीमा शादी कर पाएंगे। उसके बाद ही उनकी शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड हो पाएगी। इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि जांच अभी भी चल रही है। तो इस जांच के दायरे में अभी भी ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर सीमा पाकिस्तान से भारत क्या सिर्फ सचिन के लिए आई या फिर उसकी कोई और भी मंशा है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा। सीमा हैदर ठाकुर और सचिन से जीएनटी ने बातचीत की। दोनों ने दिल से अपनी बात रखी। आप भी सुनिए। पहले तो मैम हमने ये क्या कहते हैं सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ तक आएंगे, इतने वायरल हो जाएंगे। हम तो एक आम आदमी की तरह यानी कि जीने के लिए तैयार थे ना। हम यानी कि आराम से रहते, हमें कोई ये जरूरत नहीं थी कि हम इतने वो क्या कहते हैं
सोशल मीडिया पर छाएंगे। पबजी हमारे पहले इनसे मुझे प्यार नहीं था, पहले पबजी से प्यार था, इनसे तो बाद में हुआ। पबजी बहुत अच्छी लगती थी मुझे, आज भी लगती है। वो तो मैं पाकिस्तान में ही भूल आई, चिकन बिरयानी सब छोड़ आई। अब तो मेरे छोले भटूरे ही फेवरेट हैं। तो पहले हमने शादी कर ली थी मैम, तब तो नहीं हो पा रही थी नेपाल में ना। नेपाल में क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था और इनके पास आधार कार्ड इंडियन था, तो नहीं हो पाया। जी मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की, मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब, मैं खुद से कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ठकरायन हूँ। हाँ, पबजी बन गई लवजी। पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। अभी तो सनी देओल। बिल्कुल बिल्कुल, अभी से। थैंक यू वेरी मच। बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन कई जगह ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। मगर इन सब के बीच जिंदगी जिंदाबाद का नारा बुलंद है। अंबाला में कई रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है, आना जाना मुश्किल हो गया है, तो लोगों तक पहुंचने के लिए नाव को पानी में उतार दिया गया। इसी तरह एक हॉस्टल में फंसे छात्रों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। जालंधर में लहरों के आगे दम तोड़ चुके एक ट्रक से ड्राइवर को सुरक्षित निकालने का कारनामा भी शहर ने देखा। बिल्कुल, देखिए पटियाला में जल प्रलय से हालात बेकाबू ना हो, इसलिए देवदूतों को शहर की सड़कों पर उतार दिया गया है और फिर मुश्किल आसान हो गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी तालाब में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने नाव लाकर लोगों को जिंदगी से बाहर निकाला। देखिए, लहरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। एक एक करके सुरक्षा का ये तमाम काम जारी। एक तरफ देखिए बाढ़ है तो दूसरी ओर जिंदगी बचाने की जिद है। अब हम आपको बाढ़ के बीच मिशन जिंदगी की कुछ 10 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, आपदा के वक्त ये जवान किसी देवदूत से कम नहीं है। ये जो तस्वीरें हैं वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं। यहां धमोला नदी का जलस्तर बढ़ने से देर रात आसपास की कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस गया। ऐसे में सिविल डिफेंस की टीम ने 85 साल की बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित पहुंचाया। अगली जो तस्वीर सामने आई है अंबाला से सामने आई है। आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से यहाँ पर बरसात का जो सिस्टम है लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को राहत देने के लिए खुद डीएसपी ने मोर्चा संभाला है। जलभराव में फंसे लोगों को खाना पहुंचाते हुए वो नजर आ रहे हैं। हरियाणा अंबाला में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और ऐसे में घर घर तक। देखिए, अंबाला में एक स्कूल में बाढ़ का जो पानी है वो भर गया और छात्र छात्राएं स्कूल के स्टाफ में फंस गए। आलम यह रहा कि स्कूल परिसर के अंदर कमर तक पानी भर गया, लेकिन एक एक करके उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस वालों ने तमाम मुस्तैदी दिखाई। देखिए, अंबाला के मनमोहन नगर में 6 फीट तक पानी पहुंच गया और अब यहां एनडीआरएफ की टीम राहत सामग्री लोगों तक पहुंचा रही है। एनडीआरएफ की टीम के पास राशन के सामान से लेकर दवाइयां तक हैं जो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। जो लोग फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हैं और उन गैस सिलेंडर भी उन तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि वो खाना बना सके। इसके अलावा लोगों को दूध, पानी, खाना सब कुछ मुहैया करवाया जा रहा है। एनडीआरएफ ने वहां करीब अब तक 96 लोगों का रेस्क्यू किया है। देखिए, पंजाब का जालंधर भी बाढ़ के पानी के चपेट में नजर आ रहा है। वहीं नदी के पास बना बांध भी कुछ हिस्सा टूट चुका है, जिसके कारण ट्रक नदी में जा गिरा और इसके बाद ड्राइवर भी ट्रक के अंदर जाके फंस गया। लेकिन फिर वो किसी तरह लोगों की मदद के जरिए बाहर आया और सेना के जवानों ने मुस्तैदी दिखाई और उसको बाहर निकाला। पंजाब के पटियाला में भी लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलभराव की वजह से जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। ये देखते हुए सेना ने वहां रेस्क्यू अभियान चलाया और लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। बाढ़ और बारिश के प्रकोप से देहरादून भी अछूता नहीं है, लेकिन जब बात लोगों को राहत पहुंचाने की होती है तो प्रशासन की ओर से तमाम मुस्तैदी दिखाई जाती है। नतीजा ये रहा जब चारों तरफ रास्ता जो है दरिया बन चुका था। बुधपुर में जिला प्रशासन ने रस्सी का इस्तेमाल किया और लोगों को बाहर निकाला।
तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस प्रकार से एक एक करके तमाम जिंदगियों को बचाने का सिलसिला जारी है और प्रशासन की मुस्तैदी के बल पर एक एक करके सभी को बाहर निकाला जा रहा है। पानी जो है कमर तक आ गया, काफी ज्यादा जलस्रोत। दिल्ली हरिद्वार हाईवे के पास रुड़की के बेलुड़ा गांव से पुलिस ने कुछ लड़कियों को मुसीबत के भंवर से बाहर निकाला। ये लड़कियां यहां किराए पर रहती थी। जब उन्होंने बिल्डिंग को पानी से घिरा पाया तो पुलिस से मदद की गुहार लगाई। आईपीएस निहारिका तोमर ने जल पुलिस की मदद से इन छात्राओं को रेस्क्यू किया। देखिए, उत्तराखंड के विकास नगर की तस्वीरें देख लीजिए, जहां उफनती यमुना नदी में टापू पर 7 मजदूरों का जत्था फंस गया। फिर एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर लहरों में उतरे और 7 की जिंदगी बचा ली। दिल्ली में भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में इसके किनारे रह रहे लोग वहां से हटाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग थर्माकोल की नाव से मदद लेते हुए दिख रहे हैं। इन्हीं नाव से ये लोग अपना सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग गैस सिलेंडर, चूल्हा तो दूसरी चीजें अपने सर पर ले जाते हुए नजर आए। प्रशासन लगातार लोगों से यमुना किनारे का इलाका छोड़ने को कह रहा है। पहाड़ों में हुई बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ा है, जिसे देखते हुए हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से काफी पानी को छोड़ा गया है। देखिए, प्राकृतिक सुंदरता की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहानी भारत के नियाग्रा फॉल की। जी हां, वहां इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। सैलानियों को बस्तर चित्रकूट वाटरफॉल अपना दीवाना बना रहा है। देखिए, सावन की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा बस्तर का नियाग्रा फॉल। पर्यटक ले रहे प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद। मौसम पर मेहरबान ये मनमोहक नजारा भारत के ऐसे वाटरफॉल का है जिसे नियाग्रा फॉल के नाम से भी जाना जाता है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये बस्तर का चित्रकूट वाटरफॉल है और ये पर्यटकों का जमावड़ा इस वाटरफॉल की खूबसूरती निहारने के लिए लगा है। मैं रायपुर से आया हूँ घूमने के लिए, तो ये जो व्यू है हम लोग को बहुत अच्छा लगा चित्रकूट का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे पर्यटक लोग आए हुए हैं। तो हम क्या है, छुट्टी में वेकेशन के लिए आए हुए थे हम लोग, सारे के सारे हमारे फ्रेंड हैं ये लोग। तो हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हम आने के बाद में। चित्रकूट वाटरफॉल करीब 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिसके बाद छाई धुंध और झरने से निकलती मधुर धुन लोगों को अपना दीवाना बना रही है। खास बात यह है कि घोड़े की नाल के आकार का होने की वजह से वाटरफॉल भव्य नजर आता है। यही वजह है कि पर्यटक बिना चित्रकूट वाटरफॉल के दीदार के बस्तर की सैर को अधूरा मानते हैं और लोगों से भी यहां आने की अपील करते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत ज्यादा मजा आया हम लोग को यहाँ आके। और हम लोग गुजारिश करेंगे कि सभी जो छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ के बाहर से भी हैं, जो वो बिल्कुल आए और देखें यहाँ का नजारा। बस्तर का ये नियाग्रा फॉल आज हर किसी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर्यटकों की बढ़ती तादाद से किसी का जोश हाई है। छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया। तो कोई लोकगीतों के जरिए खुशी का इजहार कर रहा है। ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी। कुल मिलाकर इस वाटरफॉल से छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और असली नियाग्रा फॉल की तरह बस्तर का ये चित्रकूट वाटरफॉल दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। धर्मेंद्र महापात्रा, बस्तर, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात करेंगे चांद को छूने की उस तैयारी की जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। इसरो ने 11 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की रिहर्सल पूरी कर ली है। ये रिहर्सल करीब 24 घंटे चली। इसमें श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर से लेकर अन्य जगहों के सभी केंद्र, टेलीमेट्री सेंटर और कम्युनिकेशन यूनिट्स की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस यान को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो का नया प्रक्षेपण यान LVM-3
चंद्र मिशन को अंजाम देगा। इसरो प्रमुख के मुताबिक इस मिशन के जरिए 23 अगस्त या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जो बता रही हैं कि चांद को छूने की हमारी तैयारी कितनी जबरदस्त है। बस 2 दिन बाद हिंदुस्तानियों का सीना एक बार फिर गर्व से चौड़ा होगा। मिशन मून के लिए तैयार हो चुका है चंद्रयान 3। आजादी के 7 दशक बाद हम चंद्रमा की सतह पर अपने बुलंद हौसलों से मजबूत कदम रखने को तैयार हैं। दरअसल मंगलवार को इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्च रिहर्सल भी पूरी कर ली। ये रिहर्सल पिछले 24 घंटे से चल रही थी। इस दौरान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर इसरो के सभी सेंटर आपस में जुड़े रहे। पूरा माहौल वैसा ही था जैसा लॉन्चिंग के वक्त होता है। बस रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ, बाकी सारे प्रोसेस उसी तरह निभाए गए। इसका एक मकसद ये भी था कि लोगों को उनका काम याद रहे, यानी कब कब किस किस को क्या क्या काम करना है। कोई भी चूक न हो, इसकी पूरी प्रैक्टिस की गई। वहीं इस लॉन्चिंग से पहले इसरो की ओर से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें दिख रहा है कि रॉकेट LMV-3 लॉन्च पैड तक पहुंच चुका है। इसके ठीक बीच में हमारा शानदार तिरंगा लगा है। इसके साथ ही इसके एक तरफ हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा गया है, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी और हिंदी में इसरो का नाम दिखाई देता है। 14 जुलाई यानी शुक्रवार को दोपहर में ये रॉकेट अपने मिशन यानी चंद्रमा को छूने के लिए उड़ान भर देगा। भारत के लिए ये मिशन काफी अहमियत रखता है। इससे भारत का कद अंतरिक्ष को लेकर दुनिया में काफी बढ़ जाएगा। दरअसल चंद्रमा की सतह पर लैंड होना ही अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि इस सूची में अभी तक अमेरिका, चीन और रूस ही शामिल हो पाए हैं। अगला नाम भारत का होगा। बेशक ये पूरे देश के लिए गर्व का पल होगा। अपने मिशन के दौरान चंद्रयान 3 चंद्रमा की धूल की स्टडी करेगा। धूल और भाप को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी। वहां ये देखा जाएगा कि चंद्रमा की सतह के पास वायुमंडल जैसा कुछ है या नहीं। वहीं इस दौरान भूकंप की तरंगों का भी पता लग सकता है। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि सूरज की भीषण गर्मी चंद्रमा पर कितनी जल्दी और कितनी गहराई तक पहुंच पाती है। चांद पर भविष्य में बनने वाली वैज्ञानिक बस्तियों का स्वरूप काफी कुछ इसी पर निर्भर करेगा। इसके लिए चंद्रमा की सतह पर 10 सेंटीमीटर की कील गाड़ी जाएगी। इसके बाद वहां अगले 14 दिन तक कील के हर हिस्से का तापमान दर्ज किया जाएगा। जाहिर है ये मिशन न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए बेहद अहम है। नासा और दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिक भी इस मिशन पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। उन्हें पता है कि चंद्रयान 3 की पहुंच इंसानों को एक नई दुनिया से रूबरू करवाएगी। क्या पता भविष्य में हमारा दूसरा घर चंद्रमा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये मिशन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है और क्यों इस मिशन पर दुनिया की भी नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, दरअसल भारत का प्रयास जो है चंद्रमा पर सबसे सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराने का है, जो कि अब तक सबसे मुश्किल माना जाता है। बिल्कुल, भारत के चंद्रयान 3 मिशन से दुनिया को चंद्रमा के पर्यावरण की सटीक जानकारी मिल सकेगी, जो चंद्रमा को लेकर हमारी समझ को और भी ज्यादा पुख्ता करेगी। बिल्कुल गुंजन, देखिए यही नहीं, आपको बता दें चंद्रयान 3 मिशन से चंद्रमा की सतह के कई सारे राज खुलेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने में आसानी हो जाएगी कि चंद्रमा की सतह के भीतर क्या कुछ है। भारत के चंद्रयान मिशन की सबसे खास बात यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के वातावरण की जानकारी जुटाएगा, जो आने वाले वक्त में काफी अहम भी साबित हो सकती है। यही नहीं, आपको बता दें भारत के इस मिशन के जरिए अमेरिका के आर्टिसिस मिशन को भी मदद मिलने जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें भारत का चंद्रयान 3 मिशन कई लिहाज से अद्भुत होने वाला है। ये पहली बार होगा जब दुनिया चांद पर सफल लैंडिंग का भारतीय कौशल देखेगी। जाहिर है चंद्रयान मिशन 3 के बाद दुनिया को अंतरिक्ष में जीवन और स्पेस मिशन के बारे में व्यापक स्टडी का मौका मिलेगा। तो देखिए, चांद के बाद हम आप बात करेंगे आस्था और भक्ति की।
जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। करीब 3 दिनों तक ये यात्रा बंद रही थी, मगर अब फिर से शिव भक्तों के साथ यात्रा शुरू हो गई है, तो घाटी भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रही है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्नांगदो विवाह्यादमरे मंत्रोच्चार के साथ बाबा बर्फानी की भव्य आरती। 3 दिनों के अल्प विराम के बाद बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्साह। बारिश और भूस्खलन के बाद एक बार फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया था, जिसके चलते 3 दिनों तक अमरनाथ यात्रा बंद रही। लेकिन अब एक बार फिर शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर यात्रियों का जोश देखते ही बन रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच 171 गाड़ियां 4665 अमरनाथ यात्रियों को लेकर रवाना हुई। बाबा बर्फानी के भक्तों को उम्मीद है कि अब मौसम उनका साथ देगा और उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। 3-4 दिन हो गए हमें आए हुए। 4 तारीख से चले थे हम। हाँ, वहाँ दर्शन करने गए थे, वापस आ गए थे। फिर मौसम खराब होने की वजह से और फिर वापस जा रहे हैं दर्शन करने। मौसम सही हो गया ना, फिर वापस जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, मौसम सही होने से बहुत अच्छा लग रहा है हमको। 31 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा में भले ही मौसम का मिजाज यात्रियों के पक्ष में न रहा हो, लेकिन यात्रा शुरू होने की खबर से इनका उत्साह 2 गुना हो गया। इस बार अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई है, जो 62 दिनों तक चलेगी। आपको बता दें कि ये अब तक की सबसे लंबी यात्रा होगी, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल इन दिनों जम्मू कश्मीर में है। वो वहां अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा पर गई हैं। उन्होंने अपनी अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें साइना नेहवाल ने अमरनाथ यात्रा के दौरान शेयर किया है, और ये जो तमाम तस्वीरें हैं आपको उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिल जाएंगी। भारत की प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक का टाटा समूह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला है। टाटा समूह आईफोन बनाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी करने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अगस्त 2023 तक इस डील को एप्पल के साथ फाइनल कर सकती है। अगर ऐसा हो गया तो टाटा पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन जाएगी जो आईफोन बनाएगी। खबरों के मुताबिक टाटा समूह कर्नाटक में एक कॉरपोरेशन की फैक्ट्री खरीद सकता है। इस फैक्ट्री की कीमत जो है $60 करोड़ से ज्यादा है। इसके साथ ही इस फैक्ट्री में कुल 10,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इस फैक्ट्री में आईफोन 14 के मॉडल को जो है असेंबल करने की तमाम तैयारियां हैं।